प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स पढ़ेंगे। कुछ प्रॉपर्टीज हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, उनको रिवाइज कर लेंगे, और एक समराइज 10-12 प्रॉपर्टीज होंगे तो उनको हमें है ना एक सीक्वेंस में लिख लेंगे। पहली प्रॉपर्टीज ये है, ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, देखो ए अगर कोई मान लो स्क्वायर मैट्रिक्स है आपकी, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन है, तो ये आपको बताइए कि द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम है with their cofactors is equal to डिटर्मिनेंट ऑफ ए, है ना, यानी कि सिग्मा आई रनिंग फ्रॉम 1 to n ए आई जे सी आई जे is always equal to डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ये ठीक है ना। एक काम करते हैं, आई को कर देते हैं फिक्स और जे को रन करवा देते हैं। जे को आई इक्वल टू 1 और जे को रन करवा देते हैं फ्रॉम 1 to n। सब कुछ लोग ज्वाइन नहीं हुए, ऊपर वाला n को जो है यहां से हटा के यहां लिख देता हूं, जे रनिंग फ्रॉम 1 to n ऐसे लिख देता हूं। ठीक है ना, ये हमने डिटर्मिनेंट की डेफिनेशन में लिखा था। इसी पर एक प्रॉपर्टी ऐसे थी, द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी रो या कॉलम with cofactors of some other row or column उस केस में वो 0 के इक्वल होता है। ये दो प्रॉपर्टीज हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। तीसरी प्रॉपर्टी भी आपने पढ़ी है कि अगर ए का ट्रांसपोज करके डिटर्मिनेंट निकालो, चाहे बिना ट्रांसपोज करके डिटर्मिनेंट निकालो, दोनों इक्वल होते हैं। चौथी प्रॉपर्टी हमने ये की थी कि अगर किसी ए से मल्टीप्लाई करके डिटर्मिनेंट निकालें तो k की पावर n डिटर्मिनेंट ऑफ a होता है, वह a इज ऑफ ऑर्डर n बाई n। हाँ, ये प्रॉपर्टी भी हमने पढ़ी थी। फिर हमने ये प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि एडजॉइंट ऑफ a का अगर हम डिटर्मिनेंट करें तो क्या होता था, डिटर्मिनेंट ऑफ a की पावर n-1 है, ऐसे एक प्रॉपर्टी निकल के आती थी हमारी। फिर एक प्रॉपर्टी हमने ये भी पढ़ी थी कि a और b का अगर हम डिटर्मिनेंट करें तो हम इनका अलग अलग भी डिटर्मिनेंट कर सकते हैं। फिर ये प्रॉपर्टी भी हमने पढ़ी थी कि a की पावर m का अगर हम डिटर्मिनेंट करें तो डिटर्मिनेंट ऑफ a की पावर करके भी हम m कर सकते हैं। उसके बाद हमने ये प्रॉपर्टी पढ़ी कि अगर a इनवर्स का डिटर्मिनेंट करना हो तो 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी कर सकते हैं। ये प्रॉपर्टीज हमने ऑलरेडी पढ़ी हुई है, ठीक है ना। यहां पर आगे कुछ प्रॉपर्टीज ये हैं
कि हाँ, एक और प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी, डिटर्मिनेंट ऑफ अ जीरो होता है इफ ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑड ऑर्डर। ये भी एक प्रॉपर्टी थी, ये सब मैं एक साथ लिख दे रहा हूं। एक प्रॉपर्टी ये था इसमें, ये अभी जो नहीं बताऊंगा मैं आपको, कि हाँ, इफ एनी टू रोज या कॉलम ऑफ अ डिटर्मिनेंट्स आर ऑल जीरो, अगर कोई रो या कोई कॉलम अगर जीरो है तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू आपकी जीरो हो जाएगी। उसी कॉलम के अलोंग हम एक्सपेंड कर देंगे, है ना। इसके अलावा ये प्रॉपर्टी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इफ एनी टू रो या कॉलम ऑफ अ डिटर्मिनेंट आर प्रोपोर्शनल, तो उस केस में भी आपका डिटर्मिनेंट जीरो होगा। इसका एग्जांपल मैं देते हुए चलूंगा। जैसे मान लो डिटर्मिनेंट ये है, ये आपको सपोज करो ए बी सी है, और यहां पर के टाइम्स ए, के टाइम्स बी, के टाइम्स सी है, और ये सपोज करो ई एफ जी कुछ भी है। तो क्योंकि फर्स्ट रो और सेकंड रो देखो प्रोपोर्शनल है ना, फर्स्ट रो और सेकंड रो प्रोपोर्शनल है, इसलिए सीधे सीधे इसका आंसर जीरो हो जाए, कुछ करने की जरूरत नहीं है इसका। ठीक है, इसकी अगले इस वाली प्रॉपर्टी में इसका एक्सप्लेनेशन भी मेरे को मिल जाएगा इस प्रॉपर्टी में। ठीक है ना। हाँ, तो हम क्या कर सकते हैं, एनी रो और कॉलम ऑफ अ डिटर्मिनेंट कैन बी expressed as a linear combination of elements of rows, other rows and column। इसको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन भी बोलते हैं, जो ये स्टेप है इस स्टेप को लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन भी बोलते हैं। ठीक है ना, यानी कि देखो, जैसे मान लो आपके पास एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ है ए बी सी पी क्यू आर एस टी यू। ठीक है ना, तो मैं क्या करने जा रहा हूं, इसमें ना एक ट्रांसफॉर्मेशन लगाने जा रहा हूं कि पहले वाले रो को मैं चेंज करने वाला हूं इस ट्रांसफॉर्मेशन के द्वारा, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द अदर रोज। तो R1 को मैं चेंज करने जा रहा हूं, सपोज करो R2 प्लस R3। देखो R1 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, देखो थोड़ा सा और चेंज करते हैं, R1 को मैं ऐसे चेंज कर रहा हूं, कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है। R1 चेंजेस टू ट्वाइस ऑफ R1 प्लस R2, ऐसे मैंने चेंज किया। देखो, तो क्या करना है, पहले वाले रो को ऐसे चेंज करना है कि पहले, तो क्या बनेगा, देखो पहले वाला एलिमेंट है उसको ट्वाइस करना है और R2 से ऐड कर देना है ना। तो ये 2A प्लस पी, 2B प्लस क्यू, 2C प्लस, देखो पहला रो चेंज हो गया, बाकी में कोई चेंज नहीं है। इन दोनों को जब आप एक्सपेंड करोगे ना तो आंसर सेम आएगा, कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है। ठीक है ना, इसी में ही अगर मैं इसको ऐसा लिख दूं
एक और एग्जांपल ले लेता हूं, कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है जो आप, लेकिन लीनियर कॉम्बिनेशन होना चाहिए, मतलब स्क्वायर नहीं कर सकते आप, ठीक है ना। मैं एक कॉम्बिनेशन लगाता हूं, R1 चेंजेस टू, कैसे, R1 प्लस ट्वाइस ऑफ R2 माइनस R3। देखो मैंने ये कर दिया, तीनों को ले लिया इस बार। तो देखो पहला रो चेंज हो रहा है, तो क्या होगा, A प्लस सेकेंड वाले को मल्टीप्लाई किया 2 से, थर्ड वाले को सब्ट्रैक्ट किया, सही है। तो ऐसे करके ये पूरा आपका रो चेंज हो गया। फिर भी लेकिन डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरा वाला एलिमेंट क्या होगा, देखो पहले बी को ऐसे ही लिखना है, सेकेंड वाले को मल्टीप्लाई कर देना है 2 से, थर्ड वाले को सब्ट्रैक्ट कर देना। देखो ये कॉम्बिनेशन होगी, ठीक है। इसका तीसरा एलिमेंट क्या होगा, यहां लिख देता हूं, जगह तो हो जाएगी, है सी प्लस 2R माइनस यू। बाकी में कोई चेंज नहीं है, सेकेंड रो में कोई चेंज नहीं है, उसके एलिमेंट एज इट इज लिखा, एस टी, ये आपका डिटर्मिनेंट बन गया, ठीक है। यहां पर ये जगह कम पड़ रही है, मैं इसको थोड़ा सा आगे लिख देता हूं, ये R1 चेंजेस टू एस, ठीक है ना। इसको बोलते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन। कुछ कुछ भी कर सकते हैं चेंज, आप जो सोच सकते हो वो चेंज कर सकते हो, बस यहां पर कहीं भी स्क्वायर नहीं होना चाहिए, R1 का स्क्वायर या R2 का स्क्वायर, क्यूब नहीं होना चाहिए। लीनियर कॉम्बिनेशन समझ रहे हो ना, किसी से ही मल्टीप्लाई कर सकते हो, 1 से 2 से 3 से, जो मन करे आप उससे मल्टीप्लाई कर सकते हो, हैं। यस। हाँ, तो ये लीनियर कॉम्बिनेशन कहलाता है। और अगर ऐसा लीनियर कॉम्बिनेशन करके अगर आप डिटर्मिनेंट को चेंज करते हो तो उनकी वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ता, ये कहना चाहता हूं, ठीक है ना। यस। हाँ, तो ये उसके बाद कितनी हुई, 12। 13th प्रॉपर्टी, 13th प्रॉपर्टी, यस। तो कभी कभी मान लो आपको, ऐसे मान लो कोई डिटर्मिनेंट आपको ऐसे दिया हुआ हो, A1 प्लस A2, B1 प्लस B2, C1 प्लस C2 ऐसे दिया हुआ हो, और ये आपका PQRSTU ऐसे दिया हुआ हो, तो आप क्या कर सकते हो, इसको ना दो डिटर्मिनेंट्स में आप ब्रेक कर सकते हो ऐसे। तो ये जो A1 एक ऐसे हो जाएगा, A1PS B1QT C1RU, देखो एक ही हो गया, एक ही हो गया A2PS B2QT C2RU। तो आप किसी भी डिटर्मिनेंट को ऐसे दो पार्ट्स में ब्रेक कर सकते हो, किसी भी रो को स्प्लिट करके, हैं। और रो और अ कॉलम, ये रो के लिए है, वो कॉलम के लिए भी ट्रू है। अ रो और कॉलम कैन बी स्प्लिट इनटू टू और मोर, हाँ, एलिमेंट्स फॉर्मिंग टू डिटर्मिनेंट्स हैं। ऐसे करके हम लोग किसी भी रो को ऐसे स्प्लिट कर सकते हैं दो पार्ट्स में, तीन में, जितने मर्जी में आप करना चाहो उतने में कर सकते हो आप, सही है ये। उसके बाद बस एक प्रॉपर्टी और लिखूंगा, हाँ, इफ A इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n by n, B is a matrix of cofactor of elements of A। तो डिटर्मिनेंट ऑफ B क्या होगा पता है आपको, डिटर्मिनेंट ऑफ A की पावर
n-1 है। ये भी एक प्रॉपर्टी, बहुत काम की प्रॉपर्टी है, ठीक है ना। एडजॉइंट का भी डिटर्मिनेंट और कोफैक्टर वाले मैट्रिक्स का भी डिटर्मिनेंट इक्वल होगा कि नहीं होगा, बताओ। यस सर, वो है ना, ट्रांसपोज सर। हाँ, ट्रांसपोज वाली प्रॉपर्टी लग गई इसमें भी, ठीक है ना। ये देखिए, ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं आपकी। अब मैं ना इन पर क्वेश्चन आपको देता हूं। और देखो, बेसिकली हमको फोकस करना है यहां पर ये लीनियर कॉम्बिनेशन वाले में। हाँ, इसकी हेल्प से कई कई बार हम लोग क्या करते हैं, अपने डिटर्मिनेंट को बहुत सिंपल कर देते हैं, और विदाउट एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं है, आपको डिटर्मिनेंट मिल जाएगा प्रॉपर्टीज लगा के। मतलब फाइंडिंग डिटर्मिनेंट विदाउट एक्चुअली एक्सपेंडिंग, ठीक है ना। तो मैं एक सिंपल सा एग्जांपल से शुरू करूंगा। देखो, जैसे इसकी वैल्यू बतानी है, एक डेल्टा, एक डिटर्मिनेंट दिया है इन्होंने, ये बोलता है 1 ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर 1 और ओमेगा स्क्वायर 1 और ओमेगा। इसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालनी है। फाइंड डेल्टा इफ ओमेगा इज इमेजिनरी क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। सही है। ये देखो, एक्सपेंड करके नहीं, एक्सपेंड करके करोगे तो आ जाएगा ना, लेकिन बिना एक्सपेंड करके प्रॉपर्टीज लगा के देखो। तो अभी हम लोग ने लीनियर कॉम्बिनेशन पढ़ा था ना, तो हम क्या करते हैं, कॉलम में लगाता हूं। चलो, पहले कॉलम को चेंज कर देता हूं, तीनों कॉलम को ऐड कर देता हूं ऐसे। C1 प्लस C2 प्लस C3 को ऐड करके C1 को रिप्लेस कर दो, तो ये बन जाएगा पहला कॉलम 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, यहां भी 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, यहां भी 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। बाकी कॉलम में कोई चेंज नहीं किया गया है, ठीक है। और आपको पता है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? 0। 0। तो आपका देखो ये डिटर्मिनेंट बन गया 0। ये देखो, और आपको फर्स्ट प्रॉपर्टी नहीं, थर्ड प्रॉपर्टी जो थी कि अगर कोई एक रो या कॉलम के तीनों एलिमेंट पूरा 0, 0 आ जाएगा। सीधे 0 आंसर 0 आएगा। आ जाए। तो ये हो गया विदाउट एक्सपेंडिंग, ठीक है ना। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको, मतलब ये जो अगला जो आपका डिटर्मिनेंट वाला चैप्टर है, वो लगभग इन्हीं प्रॉपर्टीज पे बेस्ड है। जैसे क्वेश्चन ये है, देखो, डेल्टा इक्वल टू 1 a b प्लस c, 1 b c प्लस a, 1 c a प्लस b। इसकी वैल्यू बतानी है क्या होगी, ठीक है। ऑप्शंस भी दिए रहेंगे यहाँ पर। 1 है, ये आपका -1 है, ये आपका a प्लस b प्लस c है, और ये आपका एक 0 है। फाइंड डेल्टा विदाउट एक्सपेंडिंग। बहुत सारे प्रॉपर्टीज लग सकते हैं इसमें। मैं क्या करने जा रहा हूं, देखो, ये जो थर्ड कॉलम है ना, थर्ड कॉलम को चेंज कर देता हूं। थर्ड कॉलम कैन बी रिटन एज थर्ड कॉलम प्लस सेकेंड कॉलम। थर्ड कॉलम को रिप्लेस कर, इसको पढ़ सकते हो ना आप। C3 का लेफ्ट हैंड साइड पे C3 का मतलब है C3 को इज ट्रांसफॉर्म बाय दिस ऑपरेशन। C3 और C2 को ऐड कर दो। तो पहले वाले में तो कोई चेंज नहीं किया इसमें, दूसरे वाले में भी कोई चेंज नहीं है, C2 में भी। C3 में चेंज क्या किया कि इसके एलिमेंट को रिप्लेस कर दिया सेकंड वाले के साथ ऐड करके, तो ये बना a प्लस बी प्लस सी, ये भी बना a प्लस बी प्लस सी, और ये भी बना a प्लस बी प्लस सी। देखो ये सही यहां तक। फिर अगला ऑपरेशन मैंने क्या किया, जो थर्ड वाला रो है ना, थर्ड वाला कॉलम जो है, उसमें से a प्लस बी प्लस सी कॉमन ले लिया। नहीं, तो मैंने a प्लस बी प्लस सी ऐसे कॉमन ले लिया थर्ड वाले रो से, थर्ड वाले कॉलम से। तो ये भी एक ऑपरेशन है, और ये बन गया 1 1 1।
ठीक है, इस ऑपरेशन को कैसे लिखोगे आप? C3 को आपने क्या किया, C3 डिवाइडेड बाई A प्लस बी प्लस सी, ऐसा कर दिया आपने। केवल एक एक बार में एक ही रो पे होता है, सब पे नहीं होता, मैट्रिक्स नहीं है, डिटर्मिनेंट है। एक ऑपरेशन केवल एक रो में या एक कॉलम में होता है। तो यहां से अब कौन सी प्रॉपर्टी लगी इसमें, देखो सर 2 रो प्रोपोर्शनल है, 0 हो जाएगा। 2 रो प्रोपोर्शनल है, जीरो आंसर। तो 0 आंसर आ गया, देखो। ठीक है ना, तो आप यहां रीजन लिख सकते हो, 2 रोज आर आइडेंटिकल है, आइडेंटिकल भी लिख सकते हो ना, आइडेंटिकल प्रोपोर्शनली होता है, नहीं 1:1 है तो रेशियो आइडेंटिकल, आइडेंटिकल में भी 0 होता है, प्रोपोर्शनल में भी 0 होता है। आसान है। देखो एक क्वेश्चन ये देखो, इस बार जो डिटर्मिनेंट दिया हुआ है वो ऐसे दिया हुआ है, b माइनस सी, c माइनस a माइनस b, c माइनस a माइनस b माइनस c, a माइनस b माइनस c और c माइनस a। फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ डेल्टा। ठीक है, जीरो हो जाएगा सर। इसका भी जीरो जीरो होना चाहिए। अब देखो आपको ऑपरेशन दिखाना पड़ेगा है, C3 equal to C3 plus C2 plus C1। हाँ तो C1 को चेंज कर देते हैं, तो C1 चेंजेस टू C1 प्लस C2 प्लस C3, किसी भी को भी चेंज कर सकते हैं। मैंने एक पहले कॉलम को चेंज किया, आपने थर्ड को किया, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर इन तीनों को ऐड करोगे तो B से B कटा, C से C कटा, A से A कटा, 0 0 0, बाकी है C माइनस A माइनस B माइनस C। तो आपका आंसर 0 आ गया। सही है, हाँ। देखो एक क्वेश्चन ये है, 1a स्क्वायर, 1b स्क्वायर, 1c स्क्वायर, इसकी वैल्यू बतानी है क्या होगी। ठीक है, देखो हमको क्या करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि मैक्सिमम जगह पर 0 बन जाए। ठीक है, कोशिश ये करेंगे कि हम मैक्सिमम जगह पर 0 बन जाए। तो मैं क्या करता हूं, इस 1 को 0 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, सेकेंड रो इज चेंज्ड R2 माइनस R1, नहीं तो पहले रो में मैं कोई चेंज नहीं करता, सेकेंड रो में मैं चेंज कर देता हूं कि सेकेंड रो को ऐसे चेंज करो कि सेकेंड रो से फर्स्ट रो को माइनस करके, 1 में से 1 गया 0, b में से a गया b माइनस a, और ये हो गया b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। और इसी में एक ऑपरेशन कर सकता हूं मैं, R3 चेंजेस टू R3 माइनस R1। तो यहां से 1 में से 1 गया 0, ये हो गया c माइनस a, ये हो गया c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। अब यहां पर अगर आप देखोगे आप ध्यान से, तो पहले वाले रो से तो कुछ कॉमन नहीं आ रहा, लेकिन सेकेंड वाले रो से b माइनस a कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, और ये b प्लस a हो गया। और थर्ड वाले रो से c माइनस a कॉमन ले लेते हैं, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, और ये c प्लस a हो गया। सही है, अब देखो 2 0 हो गए ना, 2 एलिमेंट 0 हो गए, नहीं तो अब क्या करेंगे, इसको ऐसा लिख देंगे, 2 एलिमेंट 0 हो गए, तो ये बचा 1 इंटू, ऐसे बचेगा c प्लस a माइनस b माइनस a, तो a से a भी कट गया, तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया b माइनस a, c माइनस a और c माइनस b, ये आपका आंसर हो गया।
ठीक है ना। और ऑप्शन के सर ये साथ बता देंगे आपने डिटर्मिनेंट को ये कैसे लिखा? देखो बच्चे, जीरो जब आप इस कॉलम के अबाउट एक्सपेंड करोगे तो आपको केवल 1 लिखना पड़ेगा इन दोनों। समझ गया सर। हाँ। हाँ, तो एक ही एलिमेंट बचा है ना, बाकी तो जीरो हो गए ऐसे। सही है, तो ये आपका ये आंसर हो गया। लेकिन आंसर में पता क्या दिया हुआ है? आंसर में ये दिया हुआ है a माइनस बी, b माइनस सी और c माइनस ए, ये आंसर दिया हुआ है। और आप देख सकते हो दोनों सेम है, यस माइनस माइनस कॉमन ले लिया दो जगह से। सही है, ये देखो, इसकी वैल्यू बतानी है आपको। यहां दिया हुआ है ए स्क्वायर, यहां दिया हुआ है ए बी, यहां दिया हुआ है ए सी, यहां पर फिर ए बी दिया हुआ है, यहां बी स्क्वायर, इधर बी सी, इधर सी ए दिया हुआ है, इधर बी सी दिया हुआ है और इधर सी स्क्वायर दिया हुआ है। ये डेल्टा की वैल्यू निकालनी, ठीक है। प्रॉपर्टीज क्या क्या प्रॉपर्टी लगनी चाहिए इसमें? सबसे पहले देखो, पहले वाले रो से ए कॉमन निकाल देते हैं। पहले वाले रो से ए कॉमन, तो हो गया ए माइनस बी माइनस सी। दूसरे वाले रो से बी कॉमन आ जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस ए बी और माइनस सी। तीसरे वाले रो से सी कॉमन आ जाएगा, देखो, तो हो जाएगा ए बी और माइनस सी। देखो ये सही है यहां तक? यस सर। अच्छा, तो यानी कि मैंने क्या किया, यहां इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। कैसे लिखोगे? पूरा ऐसे लिख सकते हो, टेकिंग ए कॉमन फ्रॉम R1, B कॉमन फ्रॉम R2, C कॉमन फ्रॉम R3। अगले स्टेप में क्या किया, ए बी सी तो आ ही गया था पहले ही। अगले स्टेप में और पहले रो से ए कॉमन ले लिया, 1, पहले रो से नहीं, पहले कॉलम से। ये ए पहला वाला जो कॉलम है उसमें से मैंने ए कॉमन ले लिया, तो 1 माइनस 1 1। सेकेंड वाले से बी ले लिया, सेकेंड कॉलम से, तो माइनस 1 1 1। और थर्ड वाले से मैंने सी कॉमन ले लिया, तो ये माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1। ये देखो सही है। तो यहां पर मैंने क्या किया है, ये लिखना पड़ता है, टेकिंग ए कॉमन फ्रॉम C1, B कॉमन फ्रॉम C2, C कॉमन फ्रॉम C3। ठीक है, उसके बाद मैं क्या करने जा रहा हूं, ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर हो गया। अब मैक्सिमम जगह पर जीरो ले आओ, ठीक है, मैक्सिमम जगह पर जीरो लेके आते हैं। एक काम करते हैं, C3 को चेंज कर देते हैं, C3 चेंजेस एज C3 प्लस C2 है। तो पहले वाले कॉलम में मैं कोई चेंज नहीं कर रहा, सेकंड वाले कॉलम में भी मैं कोई चेंज नहीं कर रहा। थर्ड वाले कॉलम को ऐसे चेंज कर दिया कि थर्ड वाले को सेकंड से ऐड कर दिया, तो माइनस वन माइनस वन माइनस टू, माइनस वन प्लस वन जीरो, माइनस वन प्लस वन जीरो, देखो जीरो बन गए। तो आपके पास है ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आ चुका ऑलरेडी। जब आप अब इसको देखो, इसके अलाउंग करोगे ना, 0 0 2, तो माइनस 2 इंटू ये ऐसे कट जाएगा पूरा का पूरा, माइनस 1 बन जाए माइनस 1 माइनस 1, तो हो जाएगा 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। सही है, यस ऐसे प्रॉपर्टी लगा के आपको करना होता है। ठीक है ना। अब देखो ये क्वेश्चन में क्या देता है, ये कह रहा है कि कुछ एक्सप्रेशन दिया हुआ है, गिवन है कि x इंटू वाई इंटू जेड माइनस 1 है, देन
वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, एक डिटर्मिनेंट दिया है, वो है एक्स एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स क्यूब वाई वाई स्क्वायर 1 प्लस वाई क्यूब जेड जेड स्क्वायर 1 प्लस जेड क्यूब, ये दिया हुआ। अच्छा, इसमें ना पूरा निकालना भी नहीं है, कुछ ऑप्शंस दिए हैं। कह रहा है 0 है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, या डी फ्रैक्शंस। तो ये अगर पॉजिटिव हुआ तो पॉजिटिव फ्रैक्शन भी हो सकता है, नेगेटिव हुआ तो नेगेटिव फ्रैक्शन भी हो सकता है? ठीक है। तो आपको जो डिटर्मिनेंट दिया है ना, अब उसको स्टडी करो। एक्स एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स क्यूब सही है। तो मैं क्या करने जा रहा हूं, सबसे पहले इसको दो पार्ट्स में ब्रेक कर देने वाला हूं। थर्ड वाला जो कॉलम है ना, उसको स्प्लिट कर देने वाला हूं मैं। तो ये हो गया एक्स एक्स स्क्वायर 1 वाई वाई स्क्वायर 1 जेड जेड स्क्वायर 1, सही है। और सेकंड वाले में ये हो जाएगा एक्स एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब वाई वाई स्क्वायर वाई क्यूब जेड जेड स्क्वायर जेड क्यूब है। और सेकंड वाले में से आप देख सकते हो, पहले वाले रो से मैंने x कॉमन लिया, सेकंड वाले रो से मैंने y कॉमन लिया, थर्ड वाले रो से मैंने z कॉमन लिया। तो बचा क्या, 1 x एक्स स्क्वायर 1 वाई वाई स्क्वायर 1 जेड जेड स्क्वायर। और ये वाला जो है ना, x एक्स स्क्वायर 1 वाई वाई स्क्वायर 1 जेड जेड स्क्वायर 1, ठीक है। अब यहां पर एक प्रॉपर्टी और लिख लो, ठीक है। ऊपर जो मैंने कितने 12-13 प्रॉपर्टीज लिखवाई है ना, 14, एक प्रॉपर्टी और लिख लो, 15th प्रॉपर्टी। इफ टू रोज or columns of a determinant are interchanged, तो दो कॉलम को या किसी दो रो को अगर आप इंटरचेंज कर दोगे तो क्या होता है मानो, द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट remains same but sign changes, है नहीं है। क्या हो जाएगा आपका, नेगेटिव आ जाएगा, है ना, नेगेटिव ऑफ डेल्टा हो जाएगा, डिटर्मिनेंट साइन चेंज हो जाएगा उसका, सही है। अगर दो रोज को इंटरचेंज कर दो। अब देखो यहां पर मैं क्या करने वाला हूं, ये वाली प्रॉपर्टी लगाने वाला हूं इस वाले में। देखो पहले मैंने क्या किया, थर्ड कॉलम और सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम को इंटरचेंज किया, सेकंड कॉलम को और थर्ड कॉलम को इंटरचेंज किया, तो क्या बना,
एक्स वाई जेड 1 1 1 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। जब सेकेंड और थर्ड कॉलम को चेंज किया तो एक माइनस का फर्क पड़ जाएगा बस खाली, इसमें मैंने कुछ नहीं किया। सही है। उसके बाद मैंने क्या किया, एक बार और इंटरचेंज किया, फिर फर्स्ट वाले कॉलम को और सेकंड वाले कॉलम को फिर इंटरचेंज कर दिया, एक माइनस और बाहर आ गया, 1 एक्स एक्स स्क्वायर 1 वाई वाई स्क्वायर 1 जेड जेड स्क्वायर। देखो तो ये जो माइनस था वो माइनस कट गया, और यहां पर आप देख रहे हो दोनों डिटरमिनेंट सेम बन गए, नहीं बने? यस। तो जब सेम बन गया तो क्या करूंगा, मैं इसको कॉमन ले लूंगा। तो देयरफॉर एक डिटरमिनेंट तो ये कॉमन आ गया तुम्हारे पास, इसकी वैल्यू तो ऊपर निकाली है हम लोगों ने अगर याद हो तो। सर एक्स वाई जेड की -1 दी वैसे कट जाएंगे तो। और ये हो गया 1 प्लस एक्स वाई जेड, ये आ गया देखो। और एक्स वाई जेड की वैल्यू आपको -1 दे रखी है। अब ये डिटरमिनेंट की वैल्यू कुछ भी आए, तभी तो मैं निकाल नहीं रहा हूं, इस डिटरमिनेंट की वैल्यू कुछ भी आए, यहां पर आपके पास 0 है, अल्टीमेटली रिजल्ट आपका 0 होगा। सर ये सर डायरेक्टली ऊपर 0 आ सकता था ना जहाँ डिटर्मिनेंट ऐड किया। कहां पे? सर लास्ट थर्ड स्टेप पे। कैसे? अच्छा, वहीं पे हाँ यस हाँ सर, हाँ यहाँ -1 इस वाले स्टेप में। हाँ हाँ हाँ, -1 पुट कर दो, दोनों को काट दो, है ना? हाँ, सर C1 और C3 को एक्सचेंज नहीं किया जा सकता है? कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? सर वैसे करते तो एक प्लस नहीं आ जाता? नहीं, 2 बार एक्सचेंज हुआ ना। सर अगर एक ही बार में करते तो माइनस में करा जाता तो माइनस माइनस नहीं माइनस बच्चे, हो। 1 तो बीच में रह जाता ना, फिर एक बार में नहीं होता ना। देखो कैसे होता एक बार में, नो अगर सर, इसके आप ऊपर वाले स्टेप में कह रहा हूँ, डायरेक्ट आप C1 और C3 को एक्सचेंज करते हैं तो। पहले वाला सर स्टेप में। ये सर जो रेड पेन लिखा है इसके ऊपर स्टेप में। अच्छा देखो, करो जरा, बट उससे सेम ना आते दोनों डिटर्मिनेंट। देखो आपका सेम कहाँ आते? आप, यस सर नहीं हो है रहा ना, था ये, नहीं दो नहीं। 2 बार करना ही पड़ता आपको। और सर एक चीज और थी सर, हम सिर्फ कोई वैल्यू नहीं ऐड कर सकते, जैसे R1 इज इक्वल्स टू 1 + R1 नहीं कर सकते? क्या प्लस R1? सर मतलब R1 को 1 + R1 नहीं नहीं रिप्लेस नहीं कर नहीं, सकते? साथ में कोई रो लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ रोज और कॉलम, ओके सर। लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ रोज एंड कॉलम बोला है, खाली कांस्टेंट नहीं ऐड कर सकते। जी सर। कोई लीनियर कॉम्बिनेशन समझते हो आप? यस सर, कोई रो होनी चाहिए सर। मतलब कोई रो होनी चाहिए सर, ठीक जी है। सर। हाँ, इसको सॉल्व करोगे, देखो इसकी वैल्यू बतानी है आपको। एक डिटर्मिनेंट दे रहा है b + c, थोड़ा सा एक स्टेप में नहीं होगा, तो दिमाग लगाना पड़ेगा आपको। इसकी वैल्यू बतानी है ये, ठीक है ना? ऑप्शन नहीं दे रहा हूं मैं, सीधे ही करते हैं सॉल्व। देखो एक्सपेंड नहीं करना, एक्सपेंड करके तो आ ही जाएगा लेकिन लंबा पड़ेगा एक्सपेंड करके। देखो आपको क्या करना चाहिए, कोशिश ये करो कि जितने पॉसिबल हो सके उतने जगह 0 बन जाए आपके, है ना? तो एक काम करा जाए, अगर मैं फर्स्ट वाले कॉलम को ही चेंज कर दूं, मैं C1 + C3, तो यहां पर देखो a + b + c आ रहा है, नहीं आ रहा? यहां पर भी a + b + c आ रहा है, देखो तीनों पे a + b + c आ रहा है और वो कॉमन आ जाएगा, है ना? ये मैंने एक ट्रांसफॉर्मेशन ये लगाई,
इसके बाद क्या किया मैंने, a प्लस बी प्लस सी को कॉमन ले लिया। एक बार अगर कॉमन आ जाता है वहां पर 1 छूट जाता है। अब 1 को 0 बनाना बहुत आसान है नहीं, तो a माइनस बी ए, b माइनस सी बी और c माइनस ए सी। अब मैं क्या करने जा रहा हूं, सेकंड रो को चेंज करने जा रहा हूं। सेकंड रो से फर्स्ट रो को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। थर्ड रो में भी चेंज करने जा रहा हूं मैं, थर्ड रो से फर्स्ट रो को चेंज कर माइनस करना है। अच्छा, यहां पर मैं ना सेकंड रो नहीं यूज कर सकता, क्यों पता है आपको? ये इस वाले स्टेप पे मैं सेकंड R2 नहीं यूज कर सकता, मालूम है क्यों? सर सेकंड रो भी चेंज हो रही है तो हाँ, क्योंकि पहले वाले स्टेप करूंगा तो ये सेकंड रो चेंज हो जाएगी, तो उसको नहीं यूज कर सकते, चेंज वाले को यूज कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया, दोनों में R1 को यूज कर लिया। तो R1 में कोई चेंज नहीं है, R2 में 1 में से 1 गया 0, B माइनस सी, ये क्या बन जाएगा देखो, B माइनस सी माइनस ए प्लस बी, और ये B माइनस ए हो गया। और यहां फिर से 0, ये C माइनस ए प्लस बी, और ये C माइनस ए, देखो ये हो, सही है। अच्छा, एक और काम कर सकते थे ना, अगर मैं कॉलम में भी लगा देता तो ये भी थोड़ा सा और छोटा हो जाता। देखो ये एक काम करते हैं, एक ऑपरेशन और लगाते हैं। ए माइनस बी से अगर ए को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो यहां पर ए और ए कटेगा, बी और बी कटेगा, सी, और थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं, उसकी बात करेंगे हैं? नहीं, हेलो सर। हाँ सर वो अभी मेरा थोड़ा सिग्नल वीक हो गया था, वो आप क्या बता रहे थे कि रो 2 को क्यों नहीं चेंज कर सकते सर? कौन सा रो को? सर अभी से ऊपर में आप कुछ बता नहीं दे रहे थे कि रो 2 को क्यों नहीं हाँ change- हाँ, मैं फिर से बता देता हूँ आपको। देखो, ये वाला ऑपरेशन कह रहा था मैं R2 को ऑलरेडी चेंज कर चुका हूं, तो दोबारा यूज नहीं कर सकते उसको। सर वो जो नया जो के बनेगा उसको नहीं फिर ऐसे मानेंगे कि वो यूज हो रहा है? तो हाँ, चेंज वाले को कर सकते हैं यूज, ओरिजिनल वाले को नहीं यूज कर सकते हैं, कहने का मतलब ये है। ये ठीक है, सर। तो यहां पर मैंने क्या किया, कॉमन लेने के बाद एक और काम करता हूं, उसके बाद लगाऊंगा ये वाला 0 वाला। यहां पर देखो एक और चीज हो रही है, अगर मैं क्या करूं, C2 को चेंज करूं, C2 को चेंज करूं C2 माइनस C3, तो यहां पर एक और फायदा हो जाएगा। देखो, A माइनस बी माइनस ए, तो ये माइनस बी हो जाएगा, B माइनस सी माइनस बी, तो ये माइनस सी हो जाएगा, C माइनस ए माइनस सी, तो ये माइनस ए हो जाएगा, और ये ए बी सी। अब देखो आसान हो जाएगा, ये माइनस भी कॉमन ले लिया जाए, ए प्लस बी प्लस सी, 1 1 1, बी सी ए बी सी। देखो ये अब लगा दो जो मैंने ऊपर बताया था ना, R2 को चेंज कर देते हैं R2 माइनस R1 से, R3 को भी चेंज कर देते हैं R3 माइनस R1 से। तो यहां से माइनस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी आ गया, और ये बन गया 1BA, ये बन गया 0 C माइनस बी माइनस ए, 0 A माइनस बी, और ये C माइनस ए। सही है, ठीक है ना? यस सर। बस उसके बाद बचता क्या है, ये माइनस ए प्लस बी प्लस सी हो गया, और यहां देखो ये दो दो एक कॉलम में 2 0 हो गए, तो ये बचा C माइनस बी इंटू सी माइनस ए माइनस बी इंटू, ये भी a माइनस बी करके आप प्लस कर दो, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है ना? एक्सपेंड कर दोगे अगर आप इसको, तो ये माइनस ऐसा आ रहा है, हाँ जरा देखें, माइनस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी आ रहा है, सी स्क्वायर का टर्म आ रहा है, ए स्क्वायर का टर्म आ रहा है, बी स्क्वायर का टर्म आ रहा है, सी स्क्वायर का टर्म आ रहा है, माइनस AC
माइनस ए बी माइनस ए सी का टर्म आ रहा है, माइनस ए सी ए बी और बी सी का टर्म आ रहा है। तो ये तो ऐसा नहीं बन गया क्या, ए प्लस ए स्क्वायर ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc का फॉर्मूला बन गया ये तो यहां से माइनस ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस सी क्यू प्लस 3abc, ये आपका फाइनल आंसर है इसका। ठीक है ना। तो जरूरी नहीं कि आपका ऑर्डर सेम हो, जो मैंने किया वही आपका ऑर्डर हो, ऑर्डर डिफरेंट हो सकता है। एम क्या रहेगा आपका, आपका एम ये रहना चाहिए कि मैक्सिमम जगह पर 1 आ जाए ताकि सब्ट्रैक्ट करके 0 बन जाए और फिर आराम से आप एक्सपेंड कर लो इसको, एक रो एक्सपेंड क्या करना है फिर, तो ये वाला ये दोनों तो खत्म हो जाएंगे, ये ऐसा बन जाएगा खाली इतना। सही है। यस सर। हाँ ठीक है। तो ऐसे ये प्रॉपर्टीज हैं, जैसे देखो ये क्वेश्चन है एक, ये कह रहा है कि इफ x, y, z are in AP, then इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू बतानी है आपको। a+2, a+3, a+2x, फिर a+3, a+4, a+2y, a+4, a+5, a+2z इज ये। इसका मैं ऑप्शन दे रहा हूं आपको 1, 0, 2a एंड a। x, y, z आर इन AP। ट्राई करोगे ना। चार दो 6 का आधा 3, 5 3 8 का आधा 4, x+y का आधा y। अच्छा है, ये तो जीरो आंसर आ रहा है, सीधे दिख गया। यस सर, पहली और लास्ट रो को हाँ तो हाँ, अगर मैं R1 को चेंज करूं ऐसे कि पहली वाली रो और थर्ड वाली को ऐड कर दूं और सेकंड वाले का ट्वाइस को सब्ट्रैक्ट कर दूं, देखो नहीं तो ये मैंने देखा ना, मैंने क्या किया 4 और 2 6, 6 का आधा देखो 3 है, देखो 5 3 8, 8 का आधा 4 है, R1 R3 है, तो ये जीरो सीधे सीधे जीरो आ गया नहीं, तो 2a+6 आ जाएगा, उसमें से 2a+6 ये भी जीरो आ गया है ना। पांचों में कोई चेंज नहीं करना, a+3, a+4, a+2y, a+4, a+5, a+2z। अब देखो यहां पर जो उसने बोला है इसका क्या वैल्यू आएगी, पहले वाले AP में है तो हाँ। 2x plus 2y is equal to 4, 2x plus 2z is equal to 4। ये ऐसा है ना, तो ये 2a+2 x+z और AP दिया हुआ है तो x+z है, तो 2a+x+z कितना होगा, a x y z AP में दिया हुआ है 2y ना, तो ये 4y हो गया, तो ट्वाइस ऑफ a+2y, और अगर सब्ट्रैक्ट कर देंगे इसमें से a+2y तो ट्वाइस, तो ये जीरो हो जाएगा ना, ये वाला भी यहां पर भी जीरो हो गया, देखो सीधे आंसर जीरो आ गया, बिकॉज
x प्लस जेड इक्वल टू 2y, ये मैंने यहां यूज किया, एपी में गिवन है। तो ये मैंने R1 लिखा है, ये मैंने R2 लिखा है, ठीक है। और जो रिजल्ट आया है इसमें से अगर मैं ऐड करके R3 को सब्ट्रैक्ट कर दूं यहां से, अभी तो मैंने ये दोनों मैंने ऐड कर रखे हैं ना, अभी यहां से R3 को अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं, और R3 की वैल्यू क्या है, R3 को सब्ट्रैक्ट नहीं करना है, ट्वाइस ऑफ R3, और नहीं, R1 प्लस R3 है, सॉरी, ट्वाइस ऑफ R2 सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये आपको दिख रहा होगा, ये ट्वाइस ऑफ R2, 2a प्लस 4y आ जाएगा, 0 0 0 बन जाएगा। आसान था। हाँ, अब क्वेश्चन आपको ना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं मिलेंगे, देखो इस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे आपको। एक क्वेश्चन देखो क्या है, ये कह रहा है कि fx इज इक्वल टू a -1 0 ax a and -1 ax स्क्वायर ax एंड a। ये देखो आपको एक फंक्शन दिया है डिटर्मिनेंट के फॉर्म में, तो आपसे पूछ रहा है कि देन फाइंड द वैल्यू ऑफ f ऑफ 2x माइनस f ऑफ x। ये आपको सही है, आंसर ऑप्शन नहीं दूंगा। ठीक है, क्या करना होगा इस क्वेश्चन में, प्रॉपर्टी लगाओ ना लगाओ इसकी कोई जरूरत नहीं है यहां पर कि प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी आपको, है ना, प्रॉपर्टी लगाना कंपलसरी नहीं है यहां पर। लेकिन इस fx को अगर मैं खोल लूं तो ये देखो a कॉमन आ रहा है ना, पहले वाले कॉलम से a कॉमन आ रहा है, उसके बाद ये बचा 1x x स्क्वायर -1 a ax और 0 -1 a, देखो है ना, है ना, ये हो गया। अब चाहो तो एक और 0 बना लो, क्या कैसे बनेगा 0 अगर बनाना चाहोगे तो, सेकंड वाले रो को ऐसे चेंज कर देते हैं कि सेकंड वाला रो प्लस फर्स्ट वाला रो को ऐड करें तो क्या आएगा, देखो fx, जरूरी नहीं कि आपको प्रॉपर्टी ही इस्तेमाल करनी है, सेकंड रो को चेंज किया गया है, तो 1x x स्क्वायर, ये 0 हो गया, दोनों को ऐड कर रहे हैं तो a प्लस एक्स, और ये हो गया ax प्लस एक्स स्क्वायर, और ये हो गया 0 -1 a, देखो ये। अब यहां पर सिंपल सा ये हो गया a, और देखो ये 0 0 बन गए ना, कॉलम पे ऑपरेशन किया है ना, मैंने कॉलम पे ऑपरेशन किया, सही है, C2 C2 C1, a ये हुआ, अंदर क्या बचेगा फिर, ये a प्लस एक्स इंटू a स्क्वायर प्लस ax प्लस, माइनस से करेंगे तो माइनस कट जाएगा, ax प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसा कुछ बना ये है, तो ये ऐसा कुछ बन गया, a 2ax हो जाएगा, तो ये a प्लस एक्स का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ क्या ऐसा, ये आपका fx बन गया, देखो आपका। तो f2x क्या होगा, x की जगह 2x, रिप्लेसमेंट प्रॉपर्टी, तो a प्लस 2x का होल स्क्वायर, और जो आपसे बोला गया है f ऑफ 2x माइनस f ऑफ x इक्वल टू a प्लस 2x का होल स्क्वायर माइनस a प्लस x का होल स्क्वायर, a और a कॉमन निकाल दोगे आप, उसके बाद फिर ये a स्क्वायर से a स्क्वायर कट जाएगा, 4x स्क्वायर और x स्क्वायर 2a प्लस 3x, ऐसा कुछ बन जाएगा ये, सही है, ये आंसर आ जाना चाहिए इसका। अब इसमें हो सकता हो कोई डिफरेंशिएशन का दे दे, कोई इंटीग्रेशन का दे दे, कोई एरिया रिलेटेड दे दे, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस दे दे, कंटिन्यूटी पूछ ले, डिफरेंशिएबिलिटी पूछ ले, जो मर्जी पूछ ले, फंक्शन तो तैयार हो गया ना।
ये देखो, ठीक। देखो एक क्वेश्चन ये है, ये भी एफ एक्स दे रहा है। हाँ, यहाँ ऊपर 1 है, नीचे 2x है, नीचे 3x और ब्रैकेट में है x-1। दूसरा फिर यहाँ पर x है, फिर x इंटू x-1 है, फिर x-1 है, फिर x-2 है, और ये है x+1, इधर है फिर x+1 के साथ x, इधर है फिर x+1 के साथ x भी है, और फिर x-1 भी है। ये आपका है। तो आपको इसमें से बोल रहा है कि f ऑफ 100 निकालने हैं, क्या होगा f ऑफ 100। ऑप्शंस भी आपके पास हैं, 0, 1, 100, -100। ये है, ऑपरेशन लगाएंगे तो x+1, x+1, x-1, x कॉमन 2x, x-1 कॉमन 3x, x-1। अच्छा देखो, थोड़ा सा ऑपरेशन लगा लो तो अगर कुछ सिंप्लीफाई हो जाता है तो सर C3 इक्वल टू C3 माइनस C2 माइनस C1 से राइट वाला, सबसे राइट वाला कॉलम 0 हो जाएगा। ये 1 है, 2x है, और सर ये C3 से x+1 कॉमन ले सकते हैं। C3 से x+1 कॉमन ले सकते हैं, हाँ वो भी हो सकता है। एक काम करो, देखो कॉमन के बाद ना ऐड करना भी आसान है। देखो x तो हम एक काम करते हैं, C3 में से C3 में से x-1 कॉमन निकाल लें अगर। नहीं, ऐसा करो, देखो C3 में से C3 माइनस C2 करूं तो देखो क्या आता है। सेकंड रो पे कोई चेंज नहीं कर रहा, हाँ अभी पहले एक बार मैं एक ही काम करता हूं मैं, तो देखते हैं क्या हो सकता है। सर C3 माइनस C1 माइनस C2 करेंगे तो 0 आ। हाँ 0 भी आ जाएगा, हाँ 1। अच्छा यहाँ पर करने से क्या माइनस है, C1 भी कर दीजिए। माइनस C1 भी कर दीजिए। x ये 1 नहीं, ये डायरेक्ट ही आ गया यार, ये 1 हो गया और ये 2x हो गया, और ये हो जाएगा x-1 बाहर आ जाएगा, x-1 बाहर आ जाएगा कॉमन, और यहाँ से हो जाएगा ये 3x। देखो पहला रो और थर्ड रो सेम आ गया, आइडेंटिकल रोज है ऐसे। हाँ फर्स्ट एंड थर्ड कॉलम आर आइडेंटिकल। आपने जो बोला 100% ठीक है, तो इसलिए आपका जो एफ एक्स है वो 0 हो गया। तो चाहे इसमें 100 पुट करो चाहे 1000 पुट करो, 0 ही आना है आंसर उसका। सही है। यस सर। अच्छा, जब अब आप समझ गए होंगे कि जब दो रो आइडेंटिकल होते हैं तो उनमें ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो रो 0 नहीं बन जाएगी, जो आप कह रहे हो। आप कह रहे हो कि अगर मैं यहाँ पर C1 भी कर देता, अगर इसके बाद अगर मैं C1 भी कर देता तो 0 आ जाता ना। वो 0 Yes, इसलिए आ रहा है क्योंकि आइडेंटिकल बन जा रहा है ना। यस सर। ठीक है ना, तो जो आप कह रहे थे वो बिल्कुल 100% सही है। ठीक है ना। हाँ ना, इस तरह से क्वेश्चन भी आपको दिखेंगे। देखो देखो मैं पहले क्वेश्चन देता हूं, फिर मैं इसकी थ्योरी आपको समझा दूंगा। एक ऐसे क्वेश्चन है, लेट डी आर इज इक्वल टू, एक ऐसे दिया हुआ मैट्रिक्स ए बी सी, ये 2 की पावर आर, ये 3.4 की पावर आर,
ये 7.8 और ये है 2 की पावर 16 - 1, ये 2.14 की पावर 16 - 1 और ये है 4.8 की पावर 16 - 1, ये हो गया। ठीक है, देन आपको क्या फाइंड करना है, देखिए सिग्मा आर रनिंग फ्रॉम 1 to 16 dr, ये आपको करना है। ये आपको निकालना है। ठीक है, मतलब सिग्मा, तो आपको यहां पर देखो आपको एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है dr, तो इसका मतलब ये जो मैट्रिक्स आपके पास है, इस मैट्रिक्स में आर पे सिग्मा लगेगा ना, तो पहले रो पे सिग्मा नहीं लगेगा क्योंकि इसमें आर है नहीं, पहले कॉलम में नहीं लगेगा, इस पे भी नहीं लगेगा क्योंकि ये कांस्टेंट है, इस पे लग जाएगा आपका ये सिग्मा 2 की पावर r। अगर आप इसमें सिग्मा लगाते हो, आर रनिंग फ्रॉम जो भी है, तो यहां लग जाएगा आपका सिग्मा 3.4r, सिग्मा 7.8r। सही है, सब में एक ही कंडीशन। अब याद रखना, एक चीज ध्यान रखना कि पूरे रो में लगता है, मान लो सपोज करो ये यहां पर 2 की पावर r होता, यहां पर भी r होता, इसमें r नहीं होता, तो क्योंकि r इसमें अगर एक में भी r है तो तीनों में लगेगा सिग्मा। ठीक है, ठीक है ना, अगर आपने किसी कॉलम पे सिग्मा लगाना है तो सब पे लगना है, और रो पे लगाना है तो रो पे सब पे लगना है, किसी एक रो या किसी एक कॉलम पे लगता है सिग्मा। ये आपका आ जाएगा। तो ये आपका जो बनेगा, इसको एस ले लूं थोड़ी देर के लिए, है जो एस आपका बनेगा, उसमें पहले वाला रो ए बी सी और लास्ट वाले में कोई फर्क नहीं है, सेकंड वाले में सिग्मा 2 की पावर r, क्यों भाई है, ये तो जीबी बन जाएगा ना, ए बाहर 2 की पावर 16 - 1/2 - 1, 3 बाहर 4, 3 तो ये वाला 3 हो गया ना बाहर, और 4 पे लग रहा है जीपी, 4 बाहर 4 की पावर 16 - 1/4 - 1, इस पे 7 बाहर, 8 बाहर, 8 की पावर 16 - 1/8 - 1, तो 8 - 1 से 7 गया, ये गया, तो आपका जो एस है वो क्या बना, देखो ए बी सी तो कुछ नहीं है, और ये बन गया 2 इंटू 2 की पावर 16 - 1, और ये देखो 2 की पावर 16 - 1, यहां पर बना 2 बाहर, फिर से 2 इंटू, ठीक है, 4 की पावर 16 - 1, तो ये तो ऐसा होगा फिर, तो 2 इंटू 4 की पावर 16 - 1, और तीसरा वाला बना 8 में से 4 बाहर निकाल देते हैं, सर आपने 14 लिखवाया था। नहीं वो अच्छा 14 गलत हो गया होगा कहीं लिखने में, तो ये आ गया आपका 2, तो ये आ गया आपका, तो थर्ड वाला 4 है यहाँ पर, तो ये हो गया 8 की पावर 16 - 1, तो ये हो गया 4.8 की पावर 16 - ये 14 की जगह ना आप 4 लिख दो, हाँ 14 लिखा हुआ है।
हाँ क्वेश्चन में तो 14 ही है, लेकिन 14 कहाँ से आएगा, 4 आएगा ना। सर हाँ सर जब सम कर रहे हैं तो सर वहां पर एक ए और बी सी में ए आर नहीं हो जाना चाहिए सर, क्योंकि उतनी बार वो सम होंगे ए। नहीं बच्चे, जब एक्सपेंड होता है तो किसी रो के अलोंग होता है ना, जब आप इसको एक्सपेंड करोगे तो सेकंड रो के अलोंग ये एक्सपेंड है, ये ऐसा कुछ बनेगा, देखो ऐसा बनेगा। जब इसको आप एक्सपेंड करोगे तो ऐसा बनेगा, आर का टर्म इंटू कॉन्स्टेंट प्लस आर का टर्म इंटू अगेन कॉन्स्टेंट, आर का टर्म इंटू अगेन कॉन्स्टेंट। नहीं, जब आप सेकंड रो के अलोंग इसको एक्सपेंड करोगे ना, देखो यस सेकंड कॉलम के अलोंग, सॉरी, जब आप Yes. सेकंड कॉलम के अलोंग एक्सपेंड करोगे तो 2 की पावर आर के साथ आर का टर्म नहीं आएगा, देखो है। यस तो 2 की पावर आर जब आप लिखोगे ऐसे, तो यहां पर जब आप उसका एक्सपेंड करोगे तो बी दिस सी एक कांस्टेंट आएगा। फिर जब आप सेकंड वाले टर्म के साथ करोगे 3.4 की पावर आर, तो एक और कांस्टेंट आएगा। फिर जब आप 7.8 आर के साथ करोगे तो फिर एक और कांस्टेंट आएगा। नहीं, तो ये सब तो Yes. कांस्टेंट है, तो सिग्मा तो केवल इन्हीं पे लग रही है ना। तो बिना Yes. एक्सपेंड किए भी हम बोल सकते हैं कि जिस रो या जिस कॉलम में आर है, मतलब ये आर वेरिएबल वाला आर जिस पर सिग्मा लगा हुआ है ना, तो उसी पे ही लगा देंगे, बाकियों पे नहीं लगाएंगे। ठीक है, उसका लॉजिकल एक्सप्लेनेशन भी है, देखो ये आपके सामने है एक्सप्लेनेशन। यस ठीक है ना, तो याद रखना मैट्रिक्स में कोई भी जो ऑपरेशन होता है वो एक ही रो या एक ही कॉलम में होता है, बस सारे रो और सारे कॉलम में नहीं होता। तो ये क्या आंसर आएगा इसका, अब तो दिख गया होगा आपको। 0 आ जाएगा। सेकंड एंड थर्ड कॉलम आर प्रोपोर्शनल, दिख रहा है, यस प्रोपोर्शनल है सेकंड और थर्ड, तो इसका मतलब आपका एस की वैल्यू 0 आ गई। ये आपका सिग्मा वाला हो गया। आसान, हाँ। तो ये प्रोपोर्शनल वाली प्रॉपर्टी हमने डिटर्मिनेंट्स के लिए लिखी थी, मैट्रिक्स के लिए भी ट्रू है। ना ना, निकालने को डिटर्मिनेंट कह रहा है ना वो, देयरफॉर डिटर्मिनेंट ऑफ s इक्वल टू 0। फाइंड, इसका डिटर्मिनेंट कह रहा है। ठीक है क्वेश्चन, ये डिटर्मिनेंट है, अच्छा ये इस साइड आपको ये, अच्छा ये ब्रैकेट लग गया, डिटर्मिनेंट है पूरी, नहीं यहां पर ये बेसिकली डिटर्मिनेंट ही बोल रहा है ये। तो ये ध्यान में रखना आपने, डिटर्मिनेंट बोला है, सिंबल भले लग गया हो उसका। ठीक है, मैट्रिक्स में तो फिर सब में लगाना पड़ता, नहीं यस डिटर्मिनेंट में रो ऑपरेशन या कॉलम ऑपरेशन होते हैं। ठीक है, सिग्मा, ये तो आसान है फिर सिग्मा वाला तो। अच्छा इसका कर सकते हो, इसकी वैल्यू बता सकते हो क्या होगा, एक्स का फैक्टोरियल, एक्स प्लस 1 का फैक्टोरियल, एक्स प्लस 2 का फैक्टोरियल, फिर यहां पर है एक्स प्लस 1 का फैक्टोरियल, एक्स प्लस 2 का फैक्टोरियल, एक्स प्लस 3 का फैक्टोरियल, फिर इधर है एक्स प्लस 2 का फैक्टोरियल, एक्स प्लस 3 का फैक्टोरियल, एक्स प्लस 4 का फैक्टोरियल। इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू बतानी क्या होगा, इज इक्वल टू फैक्टोरियल।
आसान है मेरे ख्याल से, नहीं? पहले वाले में से x का फैक्टोरियल कॉमन निकाल लूंगा, नहीं? क्यों? 0 ही आएगा सर इसका भी। 0 नहीं आना चाहिए, कैसे आ जाएगा 0? पहले वाले से मैं सर तीनों से कॉमन निकाल लिए, पहले से x फैक्टोरियल, दूसरे से x+1 फैक्टोरियल, तीसरे से x+2 का फैक्टोरियल, और हाँ। सर बाद में C3 को C3 - C2 कर ये दिया। 1 आ जाएगा, इसको भी चलो 1 ले लेते हैं, इसको भी 1 ले लेते हैं, तो यहाँ पर x+1 हो जाएगा, और यहाँ पर x+1 इंटू x+2 हो जाएगा ना, और यहाँ से x+1 तुमने कॉमन लिया है, तो यहाँ से सर x+, मैंने ऊपर से लिया था सर, एक मतलब ही बात है row बच्चे, wise सिमेट्रिक है, देखो कोई फर्क नहीं पड़ता, जी सर। सिमेट्रिक है ना, आपने रो से लिया, मैंने कॉलम से लिया। x+2, अच्छा ये सर कैलकुलेशन मिस्टेक है मेरे में। x+3, और यहाँ से मैंने x+2 कॉमन ले लिया, सबसे छोटा फैक्टोरियल कॉमन ले लिया, तो फैक्टोरियल हट जाएगा साइन, और ये x+3 और ये x+4 हो गया, तो यानी कि इतना तो आएगा ही आएगा। यस x का फैक्टोरियल, x+1 का फैक्टोरियल, x+2 का फैक्टोरियल तो आना ही आना है। अब ये देखते हैं ये क्या देता है वैल्यू। अब देखो सबसे अच्छा तरीका तो यही है कि 0 बना ले मैक्सिमम जगह पर ना, 1 x+1 x+1 x+2, तो मैं एक काम करता हूं, C2 चेंजेस टू C2 - C1 कर देता हूं, C3 चेंजेस टू C3 - C1 कर देता हूं, तो 1 - 1 0, x+2 - 1 तो 1 हो जाएगा, ये वाला है, और ये वाला भी 0, ये हो जाएगा 2 है, और ये हो जाएगा आपका x+3, इसमें से जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो x+2 कॉमन, तो x+3 - 1 2, तो 2 इंटू x+2, और इधर हो जाएगा आपका 4 4 4 x+3 x+2, तो ये हो जाएगा आपका, ये देखना पड़ेगा है, खोलना पड़ेगा, x² से x² कट जाएगा, 12 में से 2 गया 10x, तो 10 तो ऐसे आ जाएगा, और x वाला टर्म बचेगा 4 3 7 और 2 5 3 7 3 4x 4x, ये बचेगा, ये बचेगा। अब तो सीधे से एक्सपेंड ही कर देते हैं इसको, x फैक्टोरियल, x+1 फैक्टोरियल, x+2 फैक्टोरियल, और यहां देखो 0 बन गए हैं, तो 1 इंटू दिस 4x + 10 - 2x, 2 2 जा 4x - 8 है, तो ये दोनों कट गए, तो 2 बच गया ये वाला, तो आपका आंसर होना चाहिए 2 इंटू x फैक्टोरियल, x+1 का फैक्टोरियल, x+2 का फैक्टोरियल, सही है। जैसी जैसी रिक्वायरमेंट होगी वैसा फर्दर सॉल्व कर देंगे। सर हाँ सर एक चीज पूछनी थी, ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ये हम लोग मैट्रिसेस में कर सकते हैं? नहीं, मैट्रिसेस में इनवर्स निकालने के लिए करते हैं, आपको एक इनवर्स बाय लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन स्क्वायर मैट्रिक्स में इनवर्स निकालने के लिए एक मेथड होता है, लेकिन मैट्रिक्स में क्या करते हैं, या तो हम सिर्फ रो ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे या कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे। एक ही क्वेश्चन देखो, यहाँ कहीं यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूं, जहां मेरा मन कर रहा है रो कर दे रहा हूं, जहां मेरा मन कर रहा है कॉलम कर दे रहा हूं ना। यस सर। मैट्रिक्स में ऐसा नहीं होता, या तो आप रो ट्रांसफॉर्मेशन करिए या तो आप कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन करिए। ओके सर। हाँ, तो वैसे वो सिर्फ इनवर्स निकालने के लिए करते हैं। देखो एक मैट्रिक्स ये दिया हुआ है, डिटरमिनेंट, सॉरी ये, अरे ये क्वेश्चन ऑलरेडी हमने ऐसे ही क्वेश्चन किया हुआ है, फाइंड f(3x - f(x), ये
ऑप्शंस है 3x डॉट लेमडा स्क्वायर, 6x डॉट लेमडा स्क्वायर, x डॉट लेमडा स्क्वायर, d 2x डॉट लेमडा, ये वाला लेमडा। ठीक है, ये तो आसान है। अभी देखो क्या आता है। एक मैं सिग्मा वाला और दे रहा हूं आपको, ये वाला देता हूं। उसका ज्यादातर क्वेश्चन में आपको सिग्मा वाले क्वेश्चन में आंसर 0 मिलेगा। मैं ऐसा क्वेश्चन देता हूं जिसमें 0 ना आए। हाँ, ये देखो, ये तो हो रहा होगा ना। यस सर, बी आ रहा है आंसर। बी आ रहा है, हाँ सही है। छोड़ दो उसको क्या है। यस चलो फटाफट कर देता हूँ, कोई बात नहीं, 2 मिनट लगेंगे, कम सकते टाइम लगेगा। पहला ऑपरेशन तो आपने ये कर दिया होगा कि सबको ऐड कर दिया होगा ना, सर। है ना। ऐसा कर दिया होगा C1 चेंजेस टू C1 प्लस C2 प्लस C3। आप चाहो तो रो में भी कर सकते हो क्योंकि सिमेट्रिक है ना। सर तो ये देखो 3x प्लस लेमडा यहाँ भी आ जाएगा, 3x प्लस लेमडा सब में आ जाएगा। देखो पूरा का पूरा कॉलम सेम हो गया। और ये x, एक बार जब सारा का सारा कॉलम्स या रोज सेम हो जाए उसे निकाल दो कॉमन, और उस जगह पर 1 छूट जाएगा नहीं। यस तो आपका ये fx है, तो 3x प्लस लेमडा, उसके बाद जो आपका छूटेगा उसको ट्रांसफॉर्मेशन करके 0 बनाना बहुत आसान हो जाएगा। ऐसे तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ r लगा देता हूँ। R2 चेंज टू R2 माइनस R1, R3 चेंजेस टू R3 माइनस R1। अब कर लेंगे सर आगे, वही है सेम जो पहले कर चुके। हाँ, लेमडा 0, लेमडा स्क्वायर हो जाएगा ना ये वाला। तो लेमडा स्क्वायर 3x प्लस लेमडा, ये आपका fx आ गया। आगे का काम आप कर लो, हैं आगे का काम में। यस चलिए वो सिग्मा वाला एक और क्वेश्चन देता हूँ मैं आपको। ये है क्वेश्चन, कहाँ गया अभी था मैंने। हाँ ये है, डेल्टा r इक्वल टू 1 r टू की पावर r 2 n का स्क्वायर n प्लस 1 n by 2 की पावर n प्लस 1। फाइंड द वैल्यू ऑफ सिग्मा dr r रनिंग फ्रॉम 1 to n। ये है देखो, तो सिग्मा लगा हुआ है r पे। r कहां दिख रहा है आपको इसमें, फर्स्ट रो में दिख रहा है ना। इसमें R1 पे R नहीं है लेकिन लगाना पड़ेगा, इस पे लगेगा। बाकियों पे नहीं है, एक बार में केवल एक ही रो पे लगेगा। तो बाकियों में तो R है ही नहीं, तो बाकियों में नहीं लगेगा। सही है। और सिग्मा, अब जब इसका फॉर्मूला लगाओगे आप,
तो सिग्मा 1 प्लस 1 n टाइम्स, तो n हो गया सीधे, और r 1 + 2 n इंटू n+1/2 और 2r, ये तो जीपी बन गई ना 2r की है। तो ये क्या बन जाएगा 2⁻1 से लेकर 2⁻n, तो 2⁻1 2 बाहर, और आपके पास आ जाएगा ये 2 बाहर निकालो तो जरा, क्या यहाँ पर 2 है, इधर n है, इधर n का स्क्वायर है, यहाँ n है, चलो ठीक, इधर n इंटू n+1/2 है, और इधर है 2⁻n+1। अच्छा, ये लास्ट वाला टर्म थोड़ा अलग आ जाएगा, इसलिए 0 नहीं बना है। तो ये देखो, ये हो गया n², ये इसको निकाल लो ना, देखो ये क्या बना, ये 2⁻1 2⁻2 से लेकर 2⁻n तक, तो n टर्म्स हो गए, तो 2 इंटू 2⁻n -1/1 ऐसे बन गए। क्या लिखेंगे इसको, 2⁻n+1 - 2, ऐसा लिखना पड़ेगा ना इसको। अब ये दो, अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा आपको। तो 0 बनाने का बेस्ट तरीका क्या है, एक मैं अगर ये R3 = R3 R1 - R3 ये कर देते हैं, तो ये सीधे बन जा रहा है 0। बस आपका ना मेन फोकस होना चाहिए 0 कैसे बन जाए, मैक्सिमम जगह पर 0 बन जाए बस। तो R में इसमें कोई चेंज नहीं करना हूं, तो 2⁻n+1 - 2 हो गया। हालांकि कॉमन ले सकता था मैं 2 यहाँ, चलो छोड़ो। यहाँ पर आपका 2 है, इसमें भी कोई चेंज नहीं किया मैंने, यहाँ पर ये 0 हो गया, यहाँ पर ये 0 हो गया, और ये देखो 2⁻n+1 में से 2 आ जाएगा ना, यहाँ पर ये 2 आ जाएगा। और जब आप इसके अबाउट इसको एक्सपेंड करोगे तो ऐसे यहाँ पर 2 इंटू ये गया देखो 2n, तो n² n इंटू है ना, ऐसे जाएगा, ये 2 तो बाहर आएगा n इंटू n² माइनस, तो जब इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे 2 से 2 कटा, तो ये n² माइनस n, ये दोनों कट गए, तो आपका आंसर -2n आना चाहिए इसका, है। यस सर। यस सर। आसान है सिग्मा वाला, ठीक है ना। ठीक है ना, यहां पर भी ना डिटर्मिनेंट में भी सॉल्विंग साइमल्टेनियस इक्वेशन, यहां पर भी हम सॉल्व करते हैं क्रेमर रूल, क्रेमर्स रूल या डिटर्मिनेंट मेथड। डिटर्मिनेंट रूल मेथड जो हमने पिछले क्लास में किया था, वो मैट्रिक्स मेथड था, या इनवर्स मेथड बोल सकते हैं उसको, इनवर्स का इस्तेमाल। तो सॉल्विंग साइमल्टेनियस इक्वेशन, क्रेमर्स रूल, इसमें क्या होता है, बिल्कुल सेम ही है, a1x b1y plus c1z equal to d1, a2x plus b2y plus c2z equal to d2, a3x plus b3y plus c3z equal to d3। तो पहले आपने ए मैट्रिक्स निकालनी है। ए मैट्रिक्स क्या होगी, कोफिशिएंट की मैट्रिक्स a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3, फिर आपको इसका डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल लेने हैं, ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल लेंगे, ये पहला। फिर आपने क्या करना है, ए एक्स निकालना है। अब देखो ध्यान से देखिए, ए एक्स क्या है, एक्स वाला जो कॉलम है ना, उसको कांस्टेंट से रिप्लेस कर दो,
है ना, जो x वाला जो ये फर्स्ट वाला जो है ना कॉलम, x वाला जो कॉलम है उसको रिप्लेस कर दो d1 d2 d3 से, बाकी b1 b2 b3 c1 c2 c3 एज इट इज रहेगा। यहां से फिर आप कर दो फाइंड ax का भी डिटर्मिनेंट निकाल दो, सही है। फिर सिमिलरली आपने ay करना है। ay में क्या करोगे आप, वो जो आपने a लिखा हुआ है उसमें जो y वाला जो कोफिशिएंट्स है उनको हटा दो। a1 a2 a3 को नहीं हटेगा, c1 c2 c3 नहीं हटेगा, जो y1 के जो कोफिशिएंट्स है b1 b2 b3 ये वाला उसे हटा देना है d1 d2 d3 से, और उसके बाद फिर इसका डिटर्मिनेंट निकाल लेना है ay का, सिमिलरली फिर az का, सही है। यस उसमें भी क्या होगा a1 a2 a3 b1 b2 b3 और यहां पर हो जाएगा d1 d2 d3, और फिर इसमें az का डिटर्मिनेंट निकाल लेना है। तो 4 डिटर्मिनेंट निकालने पड़ते हैं आपको इसमें, सही है। और फिर आपको सीधे फॉर्मूला लगाना है, जो x होगा वो होगा डिटर्मिनेंट ऑफ ax अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a, जो y होगा वो होगा डिटर्मिनेंट ऑफ ay अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a, और जो आपका z होगा वो डिटर्मिनेंट ऑफ az अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a होगा, सही है। डायरेक्ट आपको आंसर मिल जाएगा। जो x वाला ax वाला डिटर्मिनेंट था उसको डिवाइड कर दो a के डिटर्मिनेंट से, ये क्रेमर रूल कहलाता है, सही है। ये ज्यादा प्रेफर करते हैं लोग इसको, क्रेमर रूल को सॉल्व करने के लिए, है ना। अच्छा, इसमें भी देखो डिटर्मिनेंट ऑफ ए डिनोमिनेटर में है ना, तो यहां पर हाँ वो जीरो नहीं है। तो इसमें भी होमोजेनस होता है, इसमें अगर होमोजीनियस होगा तो देखो ना सारे जीरो हो जाएंगे। हाँ, तो जी ax भी जीरो ay भी जीरो az भी जीरो, तो वही सबको बच्चे होमोजीनियस को अलग सोच के मत करो ना, आप उसको अलग सोच के मत करो, आप उसको इस वाले फॉर्म में देखो जहां पे d1 d2 d3 वहां जीरो पुट कर दो, आपको रिजल्ट अपने आप मिल जाएगा, ठीक है ना। उसको जबरदस्ती 2 टॉपिक मत बनाओ, उसको एक ही टॉपिक में समझो बस उसको। अच्छा, यहां पर कंसिस्टेंसी का रूल जो हम लोग एक टेबल पर याद करते थे ना, कंसिस्टेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी, उसके लिए हम लोग क्या चेक करना है, हमने सबसे पहले स्टेप 1 हमने डिटर्मिनेंट निकालना है a, और 2 ही पॉसिबिलिटीज है यहां पर। अगर तो डिटर्मिनेंट ऑफ a जीरो नहीं है तो आपको क्या मिलने जा रहा है, आपको यूनिक सॉल्यूशन मिलने जा रहा है कि नहीं। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ax जीरो भी है तो भी क्या प्रॉब्लम है ना, क्यों। अब इसके 2 आपको, अगर आपका डिटर्मिनेंट जीरो हो गया फिर यहां पर आपके 2 पॉसिबिलिटीज हो जाएंगी। अगर तो डिटर्मिनेंट ऑफ a जीरो है और डिटर्मिनेंट ऑफ ax और डिटर्मिनेंट ऑफ ay और डिटर्मिनेंट ऑफ az में से कोई भी एक अगर नॉन जीरो है, कोई भी अगर एक नॉन जीरो आ गया तो आपका नो सॉल्यूशन वाला केस बन जाएगा। नहीं, अरे ऐसा नहीं बन जाएगा, x इक्वल टू समथिंग नॉन जीरो बाई जीरो, यस तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। जब x डिफाइंड ही नहीं है तो ऑर्डर ट्रिपलेट डिफाइंड नहीं है ना। x y z जब तीनों डिफाइंड होते हैं तो ही हम बोलते हैं कि सॉल्यूशन है ना। और अगर ax का डिटर्मिनेंट, ay का डिटर्मिनेंट और az का डिटर्मिनेंट अगर तीनों जीरो है तो वो केस बन जाता है इनफाइनाइट सॉल्यूशन का। उस केस में 0 बाय 0 बन जाता है ना,
तो Yes. उस केस में फिर इनडिटर्मिनेंसी वाला कॉन्सेप्ट आ गया, इनफाइनाइट सॉल्यूशन वाला कॉन्सेप्ट आ गया। बाकी मतलब कंसिस्टेंसी है, कंसिस्टेंसी, ये इनकंसिस्टेंसी हो गई और ये फिर से कंसिस्टेंसी हो गई। अच्छा, कंसिस्टेंसी का कंडीशन क्या है? अगर डिटर्मिनेंट 0 नहीं है तो कंसिस्टेंट है, अगर डिटर्मिनेंट 0 है तो फिर तीनों डिटर्मिनेंट भी 0 होने चाहिए ना, क्यों भाई? यस सर। Yes, मतलब है ना? एक सोल्यूशन होना चाहिए कम से कम। बच्चे एक सॉल्यूशन, हाँ एटलीस्ट वन सॉल्यूशन होना चाहिए, सही कह रहे हो, है ना? तो कंसिस्टेंसी की कंडीशन हम ऐसे समराइज कर सकते हैं, सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज सेड टू बी कंसिस्टेंट इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 है, और अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 है देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स, डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई, डिटर्मिनेंट ऑफ ए जेड तीनों 0 है तो भी कंसिस्टेंसी। सही है? यस समझ रहे हो? अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 है तो तीनों को 0 होना चाहिए, मतलब चारों के चारों डिटर्मिनेंट 0 हैं तो भी कंसिस्टेंसी है, कहने का मतलब ये हुआ। ठीक है ना? हाँ, नॉन कंसिस्टेंसी सिंपल है, तो अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 है और इनमें से कोई एक अगर नॉट डिफाइंड हो गया, एक्स वाई और जेड में से कोई भी एक नॉट डिफाइंड हो गया, मतलब सॉल्यूशन नहीं है, तो नो सॉल्यूशन वाला केस बन गया। तो ये क्रेमर रूल में हमें वो एडजॉइंट वाला चक्कर नहीं पड़ता है, ठीक है ना? तो इसलिए हम लोग जनरली ये भी यूज करते हैं क्रेमर रूल सॉल्व करने के लिए, हैं? यस अब जो इस पे आपका जो टॉपिक बचा है, अब कुछ नहीं बचा, थोड़ा सा बचा, एक बचा है डिटर्मिनेंट को कैसे डिफरेंशिएट करते हैं और प्रोडक्ट ऑफ डिटर्मिनेंट्स। दो टॉपिक बचे हैं मेन, क्या क्या? प्रोडक्ट ऑफ डिटर्मिनेंट्स और डिफरेंशिएशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स। उसके बाद ये चैप्टर अगली क्लास में इसको क्लोज कर देंगे हम लोग, सही है? यस सर। और हो सकता है फिर उसके बाद हम लोग फिर ऑफलाइन ही मिले, हो सकता है उसके बाद, है ना? अच्छा हो जाएगा अगर उसके बाद ऑफलाइन में हम एप्लीकेशन डेरिवेटिव ऑफलाइन करें तो ना। यस सर। यस सर। वो इम्पोर्टेंट भी है और थोड़ा सा टेढ़ा भी टॉपिक है, सामने बहुत आसान हो जाता है। चलिए फिर आज के लिए इतने रखते हैं फिर, हैं? सर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में क्या कहते हैं वो फ्लिप्स के हाइपरबोला का यूज होगा क्या? बहुत जितना होगा आप, बहुत सारा यूज नहीं होगा। यस मतलब अगर बेसिक्स पता है तो हो जाएगा ना, मतलब बहुत हाई लेवल अगर क्वेश्चन नहीं किए नहीं, आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी उसकी। ओके हम उसको हाइपरबोला मानेंगे, हम उसको कर्व मान के करेंगे। यस ठीक है ना? तो हम उस लेवल पे जाएंगे ही नहीं। चलिए फिर आज के लिए इतने रखते हैं। हाँ सर, ये वाली क्लास की सर आज रिकॉर्डिंग डाल देंगे सर? स्टार्टिंग में मेरी थोड़ी सी छूट गई थी। बच्चे कल परसों तक डाल देंगे, हैं? आज शाम को या तो कल सुबह डाल देंगे, अगर टाइम मिला तो सुबह, है? तो जब भी पॉसिबल हो जाए जितना जल्दी डाल। हाँ डाल दो, पिछली बार तक तो मैंने डाल दिया है ना शायद, इसको डाल देंगे। ठीक है, चलिए फिर, है आज के लिए इतने रखते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू सर। Thank you, sir.